अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दरिया के पार की आबादी में एक छोटी सी मस्जिद थी जिसमें वो लड़का दूसरे बच्चों के साथ कुरान पाक पढ़ने आया करता था, मगर किसी को मालूम नहीं था कि वो लड़का जिन है। तमाम बच्चों में शारदी नाम की एक लड़की भी कुरान पाक पढ़ने आया करती थी। एक दिन पेश इमाम साहब ने इस बच्चे से पूछ ही लिया, बेटा तुम कौन हो और कहां से बिला नागा मस्जिद में आते हो? पेश इमाम साहब, सामने पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गांव है, मैं वहीं से आता हूं। आप कुरान पाक बहुत ही खुश अखलाकी से पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपके पास आता हूं रोजाना। इससे आगे पेश इमाम साहब कुछ ना पूछ सके या पूछने की जरूरत महसूस ना की। वो बच्चा तकरीबन 2 साल तक तालीम हासिल करता रहा। 2 साल में एक दिन भी नागा नहीं किया। इधर शारदी भी बराबर मस्जिद में आकर कुरान की तालीम हासिल करती रही। इसी दौरान वो जिन ज्यादा शारदी पर आशिक हो गया। आशिक क्यों ना होता, शारदी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। दोनों ही नौजवानी की दहलीज पर थे। यहाँ तक इस लड़के ने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया और शारदी ने भी कुरान पाक मुकम्मल कर लिया, और फिर इसने मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए आना छोड़ दिया। लेकिन वो जिन ज्यादा कुरान हिफ्ज करने के लिए बिला नागा मस्जिद में आता रहा। एक दिन पेश इमाम साहब बच्चों को सबक दे रहे थे कि वो लड़का मस्जिद के अंदरूनी कमरे में गया, फिर वापस नहीं आया। पेश इमाम साहब इसको देखने के लिए कमरे के अंदर गए तो वहां कुछ भी नहीं था। इसी तरह कई बार हुआ तो पेश इमाम साहब को कुछ शक होने लगा। शक वाली बात थी कि अंदर जाना लेकिन बाहर किधर से जाता है, जबकि बाहर निकलने का एक ही दरवाजा था। इसी तरह वो लड़का दोपहर के वक्त आया और सीधा कमरे के अंदर दाखिल हो गया। पहले की निस्बत अब इसका जिस्म भारी और चेहरा मुख्तलिफ लग रहा था। पेश इमाम साहब इसके पास गए, लेकिन वो पहले ही गायब हो चुका था। फिर वो शाम मगरिब के वक्त आया, वजू किया और नमाज की तैयारी शुरू कर दी। पेश इमाम साहब इस पर बराबर नजर रखे हुए थे। अब नमाजी नमाज से फारग हुए तो पेश इमाम साहब की पहली नजर लड़के को तलाश कर रही थी, मगर नाकाम रहे। उठकर बाहर गए, मगर लड़का नजर ना आया। पेश इमाम साहब का शक यकीन में बदल गया कि हो ना हो ये जरूर कोई और मखलूक है। इसके बाद किसी ने इसे नमाज पढ़ते नहीं देखा। फिर वो लड़का पेश इमाम साहब को कोई 1 माह तक नजर नहीं आया। इधर शारदी अपने घर में जवानी की मंजिलें तय करती हुई तकरीबन उम्र के 17वें साल को पहुंच गई थी। एक रोज शारदी अपनी बकरियां लेकर करीबी पहाड़ पर गई तो इसे वहां वही लड़का मिला जो मस्जिद में कुरान पढ़ा करता था। इसे देखकर शारदी घबरा गई। वो नौजवान इसकी तरफ आ रहा था। अब वहां से शारदी अपनी बकरियां लेकर दूसरी तरफ चली गई। वहां भी वो आ गया। शारदी ने फिर अपनी बकरियां गांव की तरफ मोड़ ली तो यकदम बारिश शुरू हो गई और तेज आंधी चलना शुरू हो गई। तो शारदी की बकरियां शारदी से जुदा हो गईं। फिर वो लड़का शारदी के करीब आकर बोला, शारदी क्यों परेशान हो? शारदी बोली, मेरी बकरियां तेज आंधी में मालूम नहीं किधर चली गई हैं, ऊपर से शाम भी होने वाली है। ये सुनकर लड़का बोला, शारदी मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बकरियां तलाश करते हैं। तो शारदी ना चाहते हुए भी इस लड़के के साथ चल पड़ी। अचानक शारदी क्या देखती है कि वो एक खूबसूरत जगह पर है और इसकी बकरियां भी वहां मौजूद हैं। ना कोई आंधी है और ना कोई बारिश है। शारदी कहने लगी, शाम होने वाली है, मैं बकरियां लेकर घर जाती हूँ। जब वो वहां से निकलने लगी तो फिर तेज हवा चलने लगी, जिसकी वजह से इसने अपनी आंखों पर अपने हाथ रख लिए। फिर हवा थम गई और जब शारदी ने आंखें खोली तो देखा कि वो अपने घर के दरवाजे के करीब थी। शारदी ने घर में बकरियां बांधकर खाना वगैरह खाया और अपने कमरे में चली गई तो कमरे में अजीब दूधिया रोशनी फैली हुई थी, इस तरह जैसे ट्यूबलाइट जल रही हो। ये देखकर शारदी ने घबराकर अपनी वालदा को आवाज दी, अम्मी जान, मेरे कमरे में रोशनी कहाँ से आ रही है? माँ कहने लगी, रोशनी? तुम क्या कह रही हो? जब इसकी माँ शारदी के कमरे में आई तो वहां कोई रोशनी नहीं थी। इसकी अम्मी बोली, शारदी तुम्हें क्या हो गया है? किधर है रोशनी?
बल्कि यहाँ तो चिराग जल रहा है जो रोजाना जलता है। फिर शारदी कुछ घबराने लगी कि कुछ बात जरूर है। फिर काफी दिन गुजर गए। शारदी बकरियां लेकर जाती और वो लड़का बिला नागा शारदी से मिलता रहा। एक दिन शारदी बकरियां लेकर घर की तरफ आ रही थी कि बारिश जोरों की होने लगी। तमाम बकरियां बारिश से भीग गई थीं, मगर शारदी के कपड़े बिल्कुल भी नहीं भीगे थे। अब शारदी घर में दाखिल हो गई तो ये देखकर हैरान वो परेशान रह गई कि इसके कपड़े खुश्क हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? किसी से शारदी ने इस बात का इजहार नहीं किया। जब कमरे में गई तो मामूल के मुताबिक दूधिया रोशनी अय्यां थी और आज तो शारदी के कमरे में बहुत उम्दा किस्म की खुशबू रची बसी थी। जब इसने एक कोने में नजर दौड़ाई तो लकड़ी के टेबल पर बेहतरीन मजेदार गरम गरम खाना पड़ा हुआ था। ये देखकर फौरन अम्मा के कमरे में गई और माँ से कहा, अम्मी जान, मेरे कमरे में गरम गरम खाना किसने रखा है? माँ बोली, मैं अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे कमरे से आई हूँ। वहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं थी। जब शारदी की माँ और बाप कमरे में गए देखने के लिए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। लिहाजा शारदी की माँ से उसका बाप बोला, अब शारदी की शादी कर देनी चाहिए। शारदी अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी। वो माँ बाप की आंखों का तारा थी। माँ बोली, अरे इतनी भी जल्दी क्या है? अभी हमारी बच्ची की उम्र ही क्या है? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि इतनी जल्दी अपनी बेटी के सर पर जिम्मेदारियों के पहाड़ लाद दूं। खैर, शारदी के बाप ने ठंडे दिल से शारदी की माँ को समझाया कि आजकल शारदी का ज़हन हवाओं में उड़ रहा है और फिर इसने बात अधूरी छोड़ दी। दरमियान में शारदी की माँ बोली, ये बात दुरुस्त है, अब शारदी के हाथ पीले कर देने चाहिए। शारदी का रिश्ता शारदी के कजन से तय हो गया। शारदी की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी के 4 रोज पहले शारदी की सख्त तबीयत खराब हो गई। इसको करीबी डॉक्टर से चेक कराया गया। डॉक्टर ने दवा दी, मगर शारदी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब बारात आने में सिर्फ एक दिन बाकी था और शारदी के माँ बाप बहुत फिक्रमंद थे कि शारदी की तबीयत इस काबिल नहीं, बल्कि शारदी पहले से ज्यादा बीमार हो गई है। शारदी ऐसे लग रही थी जैसे कई महीनों की बीमार हो। सुबह बारात आनी थी और शारदी अपनी माँ की गोद में सर रखे नींद की गनूदगी में थी कि शारदी को अचानक ऐसा लगा कि जैसे इसे कोई आवाज दे रहा है। लिहाजा शारदी अपनी माँ से मुखातब हुई, अम्मी सुन रही हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? शारदी की माँ बोली, बेटी सो जाओ, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सेहत की खराबी की वजह और कमजोरी की वजह से तुम्हें वहम हो रहा है। शाम के वक्त शारदी अपनी माँ से बोली, अम्मी एक गिलास पानी पिलाओ। और ये सुनते ही इसकी माँ पानी लेने चली गई तो फौरन एक खूबसूरत लड़का हाथ में गिलास लिए शारदी से मुखातिब हुआ, ये लो पानी पी लो। कमरे में अचानक इस नौजवान को देखकर शारदी घबरा गई और खड़ी हो गई। तुम कौन हो? घबराओ नहीं, पहले पानी पी लो, फिर बताता हूँ। घर में और भी काफी मेहमान थे। सब ये देखकर हैरान हो रहे थे कि शारदी किससे बातें कर रही है, जबकि बज़ाहिर किसी को कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इतने में शारदी की माँ पानी लेकर आ गई और बोली, शारदी पुत्र होश कर, तुझे क्या हो गया है? माँ ये कौन है? इसे कहो यहाँ से चला जाए, मुझे इससे डर लग रहा है। शारदी बोली, बेटा तू किससे बात कर रही है? मेरी तरफ देख और ये पानी पी ले। माँ मुझे भूख लगी है। शारदी ने अभी अपनी जुबान से भूख का लफ्ज अदा ही किया था कि वो नौजवान गरम गरम खाना लेकर शारदी के सामने हाजिर हो गया और बोला, शारदी लो खाना खा लो। आवाज सुनाई दी। शारदी बहुत घबराई कि आखिर ये कौन है। इसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि ये कौन है। शारदी इससे काफी घबराई बातें करती रही और पास बैठे शारदी की माँ बाप और दीगर मेहमान बहुत परेशान हो रहे थे कि शारदी किससे और कैसी कैसी बातें कर रही है। यकदम शारदी बोली, तुम लोग सब यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तमाम अफराद शारदी के पास से उठकर चले गए तो वो नौजवान इंसानी शक्ल में शारदी के सामने खड़ा था। इसे देखकर शारदी डर गई और उठकर भागने लगी कि फिर न जाने शारदी को क्या हुआ कि फौरन अपनी जगह पर बैठ गई। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? घबराओ नहीं,
तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या? मुझसे मोहब्बत? मेरी तो कल बारात आने वाली है। तो क्या बारात को वापस करा दूं? वो नौजवान बोला। आखिर तुम कौन हो? शारदी, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही अजनबी नौजवान हूँ जो तुम्हारे साथ मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने आया करता था। तुम मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी और इसी वक्त से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे कमरे में खुशबू भी मैंने ही फैलाई थी और तुम्हारे कमरे में गरम गरम खाना भी मैंने रखा था। नौजवान की बातें सुनकर शारदी गुमसुम सोचों में डूब गई। और अब क्या हो सकता है? शारदी को खामोश देखकर वो बोला, शारदी क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि अब मेरी शादी भला तुमसे कैसे हो सकती है। अब इस वक्त शारदी बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना और पुरसुकून थी, जैसे इसे कोई बीमारी ना हो। और ये सब कुछ इस जिन लड़के का किया कराया था। इतने में फजर की अजान का वक्त हो गया। वो शारदी से अगली मुलाकात का कहकर गायब हो गया। शारदी बहुत हैरान थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। शारदी ने अपनी माँ को आवाज दी। माँ ने आते ही शारदी से पूछा, शारदी तुम किससे बातें कर रही थी? शारदी ने अपनी माँ से सब कुछ साफ साफ बयान कर दिया कि माँ, मालूम नहीं वो कौन नौजवान है, मुझे तो वो कोई और ही मखलूक लगता है। कह रहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शारदी की माँ ये सुनकर बहुत फिक्रमंद और परेशान हो गई। और अब आहिस्ता आहिस्ता सुबह का उजाला हर सू फैल चुका था और घर के दीगर अफराद नींद से बेदार हो गए थे और घर में गहमा गहमी नजर आ रही थी। और आहिस्ता आहिस्ता वक़्त गुजरता रहा और फिर वक़्त आ पहुंचा। 1 घंटा बाद बारात आ गई। काजी साहब को बुलाया गया। काजी साहब अपनी जगह पर आकर बैठ गए तो चंद लोग इस पालकी की तरफ बढ़े जिसमें दूल्हा मौजूद था। मगर ये क्या, पालकी खाली पड़ी थी, यानी पालकी में दूल्हा मौजूद नहीं था। सारे बाराती और गांव वाले हैरान व परेशान थे कि दूल्हा कहाँ चला गया। चप्पा चप्पा छान मारा मगर दूल्हा गायब था। जब यह खबर शारदी को मिली तो शारदी घबराने लगी और समझ गई कि यह सब कुछ इस जिन लड़के का किया धरा है। इधर तमाम खाना जो बारातियों के लिए पकाया गया था वो सब का सब देख से गायब हो चुका था। हैरानी बढ़ गई थी, लोग सहमे हुए थे। और फिर इस दगोदू में शाम हो गई, दूल्हा ना मिला तो बारात वाले मायूस और परेशान होकर वापिस अपने गांव चले गए। जब सारे बाराती और घर वाले रोटते पीटते घर में दाखिल हुए तो देखा कि दूल्हा मियाँ अपने घर में सोए हुए थे। और ये देखकर सब के सब घबरा गए। और फिर जब इससे पूछा कि तुम कहाँ थे और यहाँ कैसे पहुँच गए? तुमने हमारी नाक कटवा दी, हमारी बहुत बेइज्जती करवाई, और अगर ये शादी तुम्हें मंजूर ना थी तो पहले बता देते। दूल्हा अब होश में आ चुका था। इसने बताया कि मुझे तो खुद मालूम नहीं कि मैं कहाँ हूँ। मुझे सिर्फ इतना याद है कि किसी ने मुझे बहुत आराम से उठाकर यहाँ लाकर छोड़ दिया और फिर गायबाना आवाज़ सुनी थी कि इस लड़की से अगर तुमने शादी की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। वो सिर्फ मेरी है, फिर इसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैं कहाँ हूँ। इधर शारदी के घर वाले बहुत परेशान थे कि ये सब कुछ हमारे साथ क्या हो रहा है। जब बारात वापस चली गई तो वो जिन लड़का इंसानी शक्ल में शारदी के कमरे में आया और मुबारकबाद दी। अब तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। अब शारदी का डर और खौफ इस नौजवान से निकल चुका था। इसने सोचा कि अब इसके साथ नरमी बरती जाए तो ठीक रहेगा। शारदी ने इसे मोहब्बत से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? दरअसल शारदी समझ गई कि इसका तल्लक कौमे जिन्नात से है, इसलिए इससे तरीके और अखलाक से बात करो वरना वो सब कुछ कर सकता है। शारदी ने अक्लमंदी से इससे सब कुछ मालूम करने की कोशिश की और जब वो शारदी से मिलता तो शारदी एक बात जरूर नोट करती कि इसकी आंखों में एक अजीब किस्म की चमक रहती थी। इस तरह शारदी ने इससे काफी सवालात पूछे। एक दिन शारदी का बाप कमरे में आया तो वो लड़का फौरन गायब हो गया। शारदी इससे बातें कर रही थी कि शारदी का बाप पूछ बैठा, बेटी तुम किससे बातें कर रही हो? अब्बा मैं इस लड़के से बातें कर रही हूँ, क्या आपको नजर आ रहा है? उत्तर किधर है वो लड़का? शारदी बोली, अब्बा जी ये खड़ा है। तो इसका बाप बोला, बेटी मुझे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। ये सुनकर इसका बाप बोला,
तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। खैर चलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। इतने में शारदी की माँ भी इधर ही आ गई। तो बाप बोला, शारदी की माँ, लगता है शारदी पागल हो गई है। ये सुनकर माँ आंसू बहाने लगी और हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरी बच्ची को ठीक कर दे। इतने में वो जिन लड़का फिर आने का कहकर इसे जगह से गायब हो गया। शारदी ने अपनी माँ बाप और खाला मामू और दीगर लोगों से तफसील से बात की कि एक लड़का है, पर मालूम नहीं कि कौन है। मुझसे शादी करना चाहता है। मेरा यकीन है कि वो कोई जिन है जो मुझ पर आशिक हो गया है। मुझे डर लग रहा है कि वो मुझे या मेरे घर वालों को नुकसान ना पहुंचा बैठे। ये सुनकर शारदी का मामू बोला, अब वो अगर आए तो उससे कहना कि मेरे मामू से पहले मिल लो। खैर रात का अंधेरा फैलते ही लड़का दोबारा आ गया। तो शारदी अचानक उठ खड़ी हुई और बोली, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मेरे मामू से मिलना होगा। ये सुनकर वो बोला, ठीक है। तो शारदी ने अपने फौरन मामू को आवाज दी तो मामू आ गए। वो लड़का कमरे में इंसानी शक्ल में मौजूद था। तुम शारदी से शादी करना चाहते हो? मामू ने पूछा। जी, मैं शारदी से मोहब्बत करता हूँ, बल्कि इश्क करता हूँ। शारदी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो बोला, ठीक है, अगर तुम शारदी से वाकई मोहब्बत करते और शादी के ख्वाहिशमंद हो तो इसका सबूत देना होगा। इसके लिए हमारी एक शर्त है। अगर तुमको हमारी शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम दोबारा शारदी से शादी की जिद नहीं करोगे और ना ही तुम इसे तंग करोगे। ये सुनकर वो बोला, मुझे एक नहीं, आपकी हर शर्त मंजूर है। आप अपनी शर्त बताएं। जिनज़ादा की हिम्मत व हौसले को देखते हुए मामू बोले, तुम एक रात में मेरी भांजी के लिए एक खूबसूरत किला तामीर करोगे। अगर तुम अज़ान फजर से पहले पहले किला तामीर ना कर सके तो दोबारा शारदी से शादी की जिद नहीं करोगे और शर्त हार जाओगे। जिन लड़के ने कहा, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। अगर मैं ये शर्त हार गया तो मेरा वादा है कि मैं शारदी से बिल्कुल राब्ता नहीं रखूंगा, बल्कि इसकी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा। शारदी के मामू से ये अल्फाज कहकर वो गायब हो गया। शारदी ने घबराए हुए लहजे में अपने मामू से मुखातब हुई, अगर ये शर्त जीत गया तो फिर आपको अपनी शर्त माननी पड़ेगी। फिर क्या होगा? शारदी का मामू बहुत समझदार और अक्लमंद था। इसने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं जानू और मेरा काम, अल्लाह ताला कोई ना कोई सूरत जरूर निकालेगा। इधर शाम के बाद रात का अंधेरा हर सू मुसल्लत हो गया। रात के 8 बज चुके थे और किले की तामीर का काम शुरू हो चुका था। देखने वालों की जुबानी मालूम हुआ कि किला की तामीर बदस्तूर हो रही थी। बड़े बड़े पत्थर और सारी चीजें इस जगह रखी थी, मगर तामीर करने वाले नजर नहीं आ रहे थे। राहगीर भी हैरान और परेशान थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। किले की तामीर जारी थी कि अचानक शारदी के मामू को ख्याल आया। जब इसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 4 बज चुके थे, मगर किला की तामीर जोरों शोर से शुरू थी। शारदी का मामू फौरन मस्जिद में गया। इसको पता था कि अब मैं थोड़ी देर बाद शर्त हार जाऊंगा, और ये सोच सोच कर शारदी का मामू बहुत परेशान था। खैर इसने फौरन वजू किया और लाउड स्पीकर में अजान फजर दे दी। अजान का सुनना था कि तमाम जिन जिस हाल में और जहां जहां काम कर रहे थे वहीं पर काम छोड़ा और सब के सब वहां से गायब होकर चले गए। इधर जब पेश इमाम साहब ने घड़ी में टाइम देखा तो कहा, किस नामाकूल ने अजान दे दी वक़्त से पहले। अब पेश इमाम साहब को सब कुछ मालूम हो गया था। उन्होंने वजू किया और वक्त मुकर्रर पर अजान दी। पेश इमाम साहब भी अक्लमंद इंसान थे। खैर सुबह का उजाला जब हर सू फैल गया तो वो खूबसूरत जिन लड़का इंसानी शक्ल में नमूदार हुआ। इसे देखकर शारदी डर गई। डरो नहीं, मैं तुम्हारा आखिरी दीदार करने आया हूँ। मुबारक हो तुमको, तुम शर्त जीत गई हो और मैं हार गया हूँ। वादे के मुताबिक मैं तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूँ। अगर मेरे लायक कोई खिदमत कभी भी और किसी भी वक्त पड़े तो मुझे फौरन किले वाली जगह पर जाकर आवाज़ देना। मेरा नाम लेकर, मेरा नाम हसान है, मैं खिदमत के लिए हाजिर हो जाऊंगा। और जब तक तुम्हारी औलाद इस दुनिया में रहेगी कोई भी जिन तुम लोगों को तंग नहीं करेगा, और मैं बगैर तुम्हारी इजाज़त के कभी इस इलाके की तरफ रुख नहीं करूंगा। तुम्हारा शहर और किला तुम्हें मुबारक हो। और ये कहकर जिन लड़का गायब हो गया। इसकी आंखों में नुमाया तौर पर आंसू नजर आ रहे थे।
शारदी ने इसी वक्त खुदा का शुक्र अदा किया और सजदे में गिर गई। और जब ये तमाम बातें घर वालों को मालूम हुई तो घर के सारे अफराद बहुत खुश हुए। चंद दिन बाद शारदी डरती डरती किला की तरफ गई तो किला देखकर हैरान और परेशान रह गई कि बहुत ही खूबसूरत किला अपनी जगह मौजूद था। शारदी सोचने लगी कि काश अगर ये किला किसी इंसान ने मेरी मोहब्बत में बनाया होता तो कितना मजा आता। पूरे गांव बल्कि आसपास के इलाके के बेशुमार लोग किला देखने के लिए आए तो देखा कि किला वाकई मुकम्मल हो चुका था। अगर कमी रह गई थी तो सिर्फ और सिर्फ किला की छत, जो कि मुकम्मल होने से रह गई थी। दूसरी बात, किला इतनी महारत से तामीर किया गया था कि जो एक दफा किला को देख लेता इसे हैरानगी लाजमी होती, क्योंकि बनाने वालों ने बनाया ही अजीबो गरीब था। इसकी 4 दीवारें थी और इन दीवारों में 4 बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल हुए थे। नक्शो निगार बहुत खूबसूरत बनाए गए थे। नामालूम इतने अच्छे और खूबसूरत पत्थर कहां से तलाश करके लाए गए थे। ये खूबसूरत और लाजवाब किला आज भी इसी तरह मौजूद है। ना इसमें कोई इजाफा हुआ और ना कोई कमी वाकया हुई। जहां जहां और जैसे जैसे इस्तेमाल के पत्थर रखे थे आज भी वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। ये किला एक जिन ने एक लड़की के इश्क में मुब्तला होकर तामीर किया था। अगर ये हकीकत सुनने वालों को कोई शक हो तो वो ये किला अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये किला आज़ाद कश्मीर के दारुल खलाफा मुजफ्फराबाद से 180 किलोमीटर के फासले पर वादी नीलम में वाक़या है। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।